क्या आप दोनों विवाहित हैं? ओरिजिन बॉर्न हॉल मास्टर दंग रह गया। हाँ, प्रत्युषा और सिमर ने एक साथ सिर हिलाया। ओरिजिन हॉल मास्टर ने टेम्पोरल सेज के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और दोनों ने गहरी भौहें सिकोड़ लीं। साधना चार महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देती है: धन, साथी, तकनीक और स्थान। एक शिक्षक इनमें से तीन प्रदान कर सकता है, लेकिन साथी नहीं दिए जा सकते। और यह पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खास तौर पर उनके जैसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपने स्वर्ग के भाग्य को समझ लिया है। नियति की अंतिम प्रतियोगिता में सबसे छोटा परिवर्तन भी ऊंट की पीठ तोड़ने वाला तिनका बन सकता है। एक शक्तिशाली साथी न केवल महत्वपूर्ण क्षणों में आपसी सहायता प्रदान कर सकता है, बल्कि साधना में अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान भी कर सकता है, एक दूसरे के भाग्य की पुष्टि कर सकता है और यहाँ तक कि नियति को पूरी तरह से मिला भी सकता है। कुछ मामलों में एक साथी का जीवन दूसरे के भाग्य के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है, जिससे अस्तित्व का नया स्वरूप बन सकता है। हालांकि उनकी वर्तमान प्रतिभा और केवल दक्ष रैंक की साधना के साथ, भले ही उनके पति अधिक शक्तिशाली हों, वे स्टार रिवर क्षेत्र के केवल पहले या दूसरे स्तर पर ही हो सकते हैं। ऐसी ताकत बिना किसी उल्लेखनीय स्वर्ग के भाग्य के दुनिया के शिखर तक पहुंचना लगभग असंभव बना देती है। किसी भी दृष्टिकोण से उनके तथाकथित पति बोझ से अधिक कुछ नहीं लगते थे। वे आपके योग्य नहीं हैं, ओरिजिन हॉल मास्टर ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से कहा। टेम्पोरल सेज ने सिमर की ओर मुड़कर कहा, तुम भी। चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, वह तुम्हारी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के योग्य नहीं है। अयोग्य? प्रत्युषा और सिमर ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। उनके पति, चाहे वे कहीं भी गए हों, वे अस्तित्व के शिखर पर ही रहे। अगर कोई योग्यता पर चर्चा करे तो दूसरे इसे उनके पास पहुंचने की ऊंची चढ़ाई मान सकते हैं। फिर भी यहां पहली बार किसी ने इसके विपरीत सुझाव दिया था। मैं तथ्य बता रहा हूं, ओरिजिन हॉल मास्टर ने जोर देकर कहा। वे कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास लाओ और मैं उन्हें तुम्हारे और उनके बीच का अंतर दिखाऊंगा। उन्हें खुद ही वास्तविकता समझने दो और समझदारी से पीछे हट जाओ। प्रत्युषा ने अपना सिर घुमाया। विपिन, हॉल मास्टर तुम्हें देखना चाहता है। विपिन आगे बढ़ा। नमस्कार हॉल मास्टर, तुम उसके पति हो? ओरिजिन बॉर्न हॉल मास्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने सामने खड़े युवक की बारीकी से जांच की। दक्ष रैंक के शिखर पर एक साधना स्तर, अजात शत्रु जैसे किसी व्यक्ति से बहुत कमतर, सभी दिखावे से पूरी तरह से औसत दर्जे का। तुम्हारा पति कहाँ है? उसे भी यहां बुलाओ, टेम्पोरल सेज ने सिमर से कहा। सिमर भी मुड़ा। विपिन, ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। विपिन ने अपना सिर खुजलाया और अपने हाथ जोड़ लिए। विपिन टेम्पोरल सेज को नमस्कार करता है। टेम्पोरल सेज और ओरिजिन हॉल मास्टर दोनों ही अचंभित थे। इन दो असाधारण प्रतिभाओं के पति एक ही व्यक्ति थे। यह आदमी, भले ही उसने 8,000 जन्मों में पुण्य अर्जित किया हो, फिर भी वह योग्य नहीं था। तुरंत ही
उनके चेहरे पर क्रोध की भावना और भी गहरी हो गई। इन उल्लेखनीय महिलाओं में से किसी एक पर भी एकाधिकार करना जीवन भर का सौभाग्य होगा, फिर भी वह यहाँ था, दोनों पर अपना अधिकार जमा रहा था। बेशर्म! ओरिजिन हॉल मास्टर अब और खुद को रोक नहीं सका और उसने विपिन को ठंडी दमनकारी नजर से देखा। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला, मैं तुम्हें प्रैक्टिस के रिसोर्सेज और एक अच्छा स्वर्ग का भाग्य प्रदान करता हूं, लेकिन तुम उन्हें तलाक दे दो और फिर कभी उनसे कोई लेना देना नहीं रखना। दूसरा, मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ूंगा। विपिन स्तब्ध रह गया। क्या आप यह कह रहे हैं कि अगर मैं उनसे तलाक नहीं लूंगा तो आप मुझे मार देंगे? वह इस नाटक को देख रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके शिष्यों को सर्वश्रेष्ठ साधना के अवसरों के लिए ले जाया जाएगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक ध्यान उस पर केंद्रित हो जाएगा। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। ओरिजिन हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। विपिन ने असहाय होकर प्रत्यूषा और सिमर को देखा। आप क्या सोचते हैं? हम और क्या सोच सकते हैं, सुनते हैं। प्रत्यूषा ने अपनी आंखें घुमाईं। हॉल मास्टर, अगर आपको लगता है कि मेरे पति मेरे लायक नहीं हैं, तो आप मेरे शिक्षक बनने के भी योग्य नहीं हैं। आखिरकार मैं आपकी छात्रा बनने के लिए भीख नहीं मांग रही हूं। बिल्कुल, सिमर ने दृढ़ता से कहा और टेम्पोरल सेज को संबोधित किया। यदि आप विपिन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मैं मरते दम तक लड़ूंगी। जब तक आप मुझे नहीं मार देते मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं आपको नहीं मार देती। यद्यपि दोनों महिलाओं के व्यक्तित्व और अनुभव अलग अलग थे, फिर भी विपिन के प्रति उनकी भावनाएं एक जैसी थीं। यह ओरिजिन हॉल मास्टर और टेम्पोरल सेज ने एक दूसरे को देखा। दोनों के माथे पर बल पड़ गए। ऐसे दिव्य भाग्यवान प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पाने के लिए इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें इस कारण खोना एक बहुत बड़ी क्षति होगी। ठीक है, तो चलो विपिन से अकेले में बात करते हैं। टेम्पोरल सेज ने फैसला किया। उसके हाथ की एक लहर के साथ आसपास की जगह मुड़ गई और घूम गई। हालांकि विपिन अभी भी प्रत्युषा और सिमर को देख सकता था, लेकिन वे पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर लग रहे थे, जैसे कि वे उसकी समझ से गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गए हों और बाहर से सभी कनेक्शनों से कट गए हों। विपिन का दिल बैठ गया। अंतरिक्ष का यह निर्बाध हेरफेर उसके द्वारा पहले कभी सामना की गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा था। यह दर्शाता है कि टेम्पोरल सेज की ताकत हेजल हंटर से भी कहीं ज्यादा थी। आपने हमारी ताकत देखी है, ओरिजिन बॉर्न हॉल मास्टर ने विपिन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसकी निगाहें दमनकारी शक्ति से भर गईं और विपिन ने महसूस किया कि उस पर एक पहाड़ जैसा दबाव पड़ रहा है। इस जबरदस्त दबाव के कारण उसके सिर में झुनझुनी होने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तूफान में फंसी एक अकेली नाव पलटने के कगार पर है। दबाव के कारण उसकी रीढ़ झुक गई, टूटने को तैयार थी। हॉल मास्टर स्पष्ट रूप से उसे सबक सिखाने का इरादा रखता था। उम्मीद करता था कि विपिन पीछे हट जाएगा। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए विपिन की नसें फट गईं। एक दुनिया का स्वामी और वर्ल्ड टीचर होने के बावजूद उसने खुद को ओरिजिन
दुनिया के शीर्षस्थ व्यक्तियों के सामने पूरी तरह से पराजित पाया। आखिरकार युवराज एक बार इसी तरह के शक्तिशाली व्यक्ति के हथेली के प्रहार से लगभग मर ही गया था। अगर उसे मेरे स्वर्ग का भाग्य विरासत में मिलता है तो उसे मेरी शक्ति के बराबर शक्ति मिलेगी। ओरिजिन हॉल मास्टर ने विपिन की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा वह बेजोड़ अधिकार का उपयोग करते हुए डेस्टिनी हॉल की मास्टर बन सकती है। एक शब्द पूरे महाद्वीप में सदमे की लहरें भेज सकता है और तुम जीवन भर संघर्ष करने के बाद तुम एक छोटे राजवंश में हॉल मास्टर या तलवार चाकू सेक्ट के मास्टर बन सकते हो। तुम उसकी परछाई भी नहीं देख पाओगे। विपिन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन खुद को उस अपार शक्ति से स्तब्ध पाया। उसकी इंद्रियां सुस्त हो गईं और उसे लगा जैसे अब उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। ओरिजिन हॉल मास्टर का लक्ष्य विपिन के संकल्प को पूरी तरह से कुचलना था तथा प्रतिरोध के किसी भी विचार को मिटा देना था। मेरी शिष्या बनकर वह लौकिक स्वर्ग के भाग्य की उत्तराधिकारी बनेगी, लौकिक ऋषि ने कहा। हालांकि मेरे पास कुछ ही शिष्य हैं और कोई गुट नहीं है। यह सबसे मजबूत स्तर 2 स्वर्ग के भाग्यों में से एक है। एक बार महारत हासिल करने के बाद वह अजेय होगी। और क्या तुम दशकों सदियों तक एकांत में साधना कर सकते हो जबकि वह बहुत आगे बढ़ रही है? इसके बावजूद उससे चिपके रहना उसे नीचे गिराने के समान है। यह कृतज्ञता और स्वार्थ है। अपने होंठ काटते हुए विपिन ने अपनी आंतरिक शक्ति को उनके दमनकारी आभा का विरोध करने के लिए जुटाया। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से लेकर स्वर्ग और उससे आगे तक की उनकी यात्रा अनगिनत चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। जैसे जैसे उसके अंदर की शक्तियां बढ़ती गईं, उसने स्वर्ग के करुणा को सक्रिय कर दिया। शुद्ध ऊर्जा उसके मेरिडियन से होकर गुजरी, जिससे कुचलने वाला दबाव कम हो गया। दमन साधना से नहीं है, यह भाग्य से है। विपिन को अचानक समझ आ गया। यह असमानता उनके भाग्य के स्तरों में निहित थी। कुछ लोग दुनिया को अपने पैरों पर रखकर पैदा होते हैं। उन्हें सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अन्य लोग ऐसी ऊंचाइयों के एक अंश तक पहुंचने के लिए भी अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हैं। यह भाग्य की मौलिक असमानता थी, लेकिन विपिन को भरोसा था। हालांकि अब उसका स्वर्ग का भाग्य कमजोर था, लेकिन समय के साथ वह किसी भी अन्य से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। धीरे धीरे उसकी रीढ़ें सीधी हुई और उसे होश आया। कृतघ्न, अगर उसे छोड़ देना कृतज्ञता है तो यह सबसे सच्ची कृतज्ञता होगी, विपिन ने कहा। उसकी शांत आवाज दमनकारी चुप्पी को तोड़ रही थी। ओरिजिन हॉल मास्टर और टेम्पोरल सेज दोनों ही क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। न केवल अपने स्वर्ग के भाग्य के दमन का सामना करना, बल्कि प्रतिक्रिया भी करना। यह अभूतपूर्व था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। सच्चे प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में, जो 7 साल की उम्र में स्टार रिवर दायरे तक पहुंच गए और 12 साल की उम्र तक 7वें स्तर पर पहुंच गए, विपिन कुछ भी नहीं था। अगर तुम
कृतघ्न नहीं भी हो तो क्या हुआ? टेम्पोरल सेज ने व्यंग्य किया। उन्होंने तुम्हें अब इसलिए चुना है क्योंकि उन्होंने नहीं देखा कि सच्ची उत्कृष्टता कैसी दिखती है। उसकी तुलना में तुम्हारी तथाकथित प्रतिभा महत्वहीन है। विपिन ने अपना सिर हिलाया। भविष्य अनिश्चित है। कौन कह सकता है कि मैं उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों से आगे नहीं निकल जाऊंगा। पार करना? ओरिजिन हॉल मास्टर ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारे पास भाग्य नहीं है? क्या यह किस्मत में नहीं है? विपिन ने अपना सिर हिलाया। मेरा भविष्य क्या है यह तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आप इस पर विश्वास नहीं करते। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इसीलिए कि आप भाग्य के स्वामी बन गए हैं आप वास्तव में अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आप इससे बहुत दूर हैं। उसके विद्रोही भाव को देखकर ओरिजिन हॉल मास्टर ने ठंडी सांस ली। चूंकि यह मामला है इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाग्य का असली मतलब क्या है। बिना किसी देरी के ओरिजिन हॉल मास्टर ने अपने हाथ से एक तेज गति से अंतरिक्ष समय में दरार पैदा कर दी। तुरंत विपिन ने महसूस किया कि एक जबरदस्त शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया है। अगले ही पल वह दरार में फंस गया। चक्करदार भटकाव के बीच उसके सामने एक गहरा काला शून्य प्रकट हुआ, मानो वह ब्रह्मांड की गहराई में डूब गया हो। जैसे ही विपिन इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, एक शानदार नदी सामने आई जो ब्रह्मांड में फैली हुई थी। यह नदी स्वर्ग से निकलकर किसी अज्ञात गंतव्य की ओर निरंतर बहती थी। इसकी अशांत धाराएं अपार शक्ति के साथ गर्जना करती थीं तथा अपनी शक्ति से अंतरिक्ष को उलझा देती थीं। क्या यह सच्ची भाग्य नदी है? विपिन के खोपड़ी सिकुड़ गए। पिछले परीक्षण के दौरान उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा द्वारा निर्मित भाग्य की नदी की एक नकली सहायक नदी देखी थी, लेकिन अब जो उसके सामने था उसकी तुलना में यह एक पोखर की तुलना विशाल महासागर से करने जैसा था। असमानता समझ से परे थी। वास्तव में यह भाग्य की सच्ची नदी है। अंतरिक्ष समय के ऋषि अचानक पास में प्रकट हुए और आगे की ओर इशारा किया। इनमें से प्रत्येक नदी एक अद्वितीय नियति का प्रतिनिधित्व करती है, जो अलग अलग जीवन को मूर्त रूप देती है। विपिन ने नीचे देखा और नदी को देखा, जिसमें अनगिनत धाराएं मिल रही थीं, कुछ विशाल और शक्तिशाली, कुछ पतली और शुद्ध। दूर से पानी कई रंगों की चकाचौंध से जगमगा रहा था। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का एक अक्षय ओरिजिन। विपिन की आंखें चमक उठीं। ये धाराएं स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से संघनित थीं, जिनमें से प्रत्येक बूंद में अरबों ऊर्जा तंतु थे। यदि वह बिना किसी जोखिम के ऊर्जा में प्रवेश कर उसे अवशोषित कर सके तो उसे फिर कभी शक्ति की कमी नहीं होगी। स्वर्ग का लाइब्रेरी हिंसक रूप से कांप उठा और उसका पूरा शरीर सहज रूप से खुल गया, ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास करने लगा। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद विपिन ने भौहें सिकोड़ लीं। अपने प्रयासों के बावजूद वह स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का एक अंश भी अवशोषित नहीं कर सका। क्या आप इसे आत्मसात नहीं कर सकते? ओरिजिन हॉल मास्टर ने विपिन की हरकतों को
स्पष्ट रूप से जानते हुए उपहास किया। तुम तुम्हें कैसे पता चला? विपिन चौंका। उसने अनगिनत बार दूसरों द्वारा खींची गई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को बिना किसी पहचान के अवशोषित कर लिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ओरिजिन हॉल मास्टर इतनी आसानी से उसे नोटिस कर लेगा। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत भयानक थी। यहां कोई ऐसी नियति नहीं है जिसे आपने समझा हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप इसे आत्मसात नहीं कर सकते। ओरिजिन हॉल मास्टर ने हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने एक बार फिर विपिन को पकड़ लिया। विपिन विरोध करने में असमर्थ था, इसलिए उसे साथ ले जाया गया। पलक झपकते ही वे अरबों मील की दूरी तय करके भाग्य की नदी के मुख्य जलोरिजिन पर पहुंच गए। यहां 8 विशाल नदियां मिलती थीं, जिनमें से प्रत्येक एक ब्रह्मांडीय तारा नदी की तरह थी, जो अंतहीन रूप से फैली हुई थी। 8 नदियां एक विलक्षण भंवर में बह रही थीं, जैसे असंख्य तारे एक ब्लैक होल में गिर रहे हों और एक विस्मयकारी शक्ति उत्सर्जित कर रही थीं। इस स्थान पर समय और स्थान अस्तित्वहीन प्रतीत होते थे, केवल एक विलक्षणता ही शेष रह जाती थी। यहां तक कि साधारण साधक भी, शायद स्वयं विपिन भी नहीं, इस खिंचाव का प्रतिरोध कर सके, बल्कि धारा के आगे झुक गए और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। यह वास्तविक भाग्य की नदी की पहली दहलीज थी। भंवर से निकलने वाली धाराएं आसानी से भाग्य की द्वितीयक नदियों का निर्माण कर सकती हैं। ओरिजिन हॉल मास्टर रुक गया और एक धारा की ओर इशारा किया। यह वही नियति है जिसे मैंने समझा है और जिसे आपकी पत्नी समझने वाली है। ओरिजिन, यह ओरिजिन दुनिया की 8 महान नियतियों में से एक है। इसके स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास करें। यदि आप सफल होते हैं तो मैं आपके साथ हस्तक्षेप करना बंद कर दूंगा। विपिन ने हिचकिचाहट के साथ ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि वह ऊर्जा का एक भी रेशा नहीं ले सका। जैसे ही उसने अपने सामने नदी को देखा, उसके चेहरे पर भाव बदल गए। ओरिजिन नदी 4 सहायक नदियों से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक अब तक देखी गई किसी भी सहायक नदी से अधिक थी तथा दूर तक फैली हुई थी, तथा इसका उद्गम अज्ञात था। आप इसे अवशोषित नहीं कर सकते, है ना? ओरिजिन को समझे बिना आप इसकी ऊर्जा नहीं खींच सकते। एक और पकड़ के साथ ओरिजिन हॉल मास्टर ने विपिन को और ऊपर की ओर खींच लिया। कुछ ही क्षणों बाद वे 4 सहायक नदियों में से सबसे बड़ी नदी पर पहुंच गए। निकट पहुंचने पर विपिन ने देखा कि शून्य से एक पतली जलधारा बह रही थी, जो नदी से मिल रही थी तथा भाग्य में एक मिलन का निर्माण कर रही थी। यह प्रत्युषा की नियति है, विपिन को एहसास हुआ। वास्तव में उसने ओरिजिन की सर्वोच्च गहराई को समझ लिया है। एकमात्र नियति जो ओरिजिन की 3 सहायक नदियों को शामिल करने में सक्षम है। अगर वह सफल हो जाती है तो वह निस्संदेह सबसे मजबूत में से एक बन जाएगी। ऐसा कुछ जो मैंने भी हासिल नहीं किया है। ओरिजिन हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैंने भी सर्वोच्च गहनता को समझ लिया है, लेकिन मेरी सीमित प्रतिभा ने
मुझे अब तक केवल 2 सहायक नदियों को मिलाने की अनुमति दी है। विपिन ने ध्यान से देखा और पाया कि भंवर के पास 2 सहायक नदियां आपस में मिल गई थीं। उनकी अपार शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं थी। प्रत्युषा की धारा इनमें से एक सहायक नदी से जुड़ी हुई थी, जो तुलनात्मक रूप से दयनीय रूप से कमजोर दिखाई दे रही थी। अगर वह आपसे संबंध नहीं तोड़ती तो मैं आपको उसका भाग्य दिखा सकता हूं। विपिन के अवाक विस्मय को देखकर ओरिजिन हॉल मास्टर ने अपना हाथ हल्के से लहराया, जिससे विपिन प्रत्युषा की नदी में उतर गया। धारा चौड़ी नहीं थी और विपिन की मौजूदगी उसके प्रवाह को रोकने वाली चट्टान की तरह थी। सहज धारा तुरंत बाधित हो गई और ओरिजिन से दूर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो एक पहाड़ी जलधारा, जो पहले एक बड़ी नदी की ओर बह रही थी, को बलपूर्वक एक सूखे मैदान में मोड़ दिया गया हो। ओरिजिन हॉलमास्टर ने धीरे से दबाव डाला। विपिन ने खुद को पानी की तेज धारा के सामने असहाय पाया। अंतहीन पानी में डूबकर वह बह गया। नहीं, पानी से गला घुटने के बाद विपिन ने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर कांप उठा और उसने अचानक खुद को एक छोटे से आंगन में पाया। यह कहाँ है? विपिन हैरान था। क्या वह अभी भाग्य की नदी में नहीं था? वह पलक झपकते ही यहां कैसे पहुंच गया? असमंजस में डूबा विपिन आंगन के निकास द्वार की ओर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसके कानों में अराजकता की आवाज इबज आई। एक गोलाकार द्वार से गुजरते हुए उसने एक खुला क्षेत्र देखा, जहां तलवार और ब्लेड की चमक हवा में भरी हुई थी। कई आकृतियां युद्ध में उलझी हुई थीं। विपिन की नजरें दृश्य पर घूमी, फिर अचानक रुक गईं। इस अफरा तफरी में प्रत्युषा की आभा बिखरी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। उसे स्पष्ट रूप से गंभीर चोटें लगी थीं। उसके चारों ओर 10 से अधिक काले कवचधारी आकृतियां थीं, जिनके चेहरे धुंधले थे, जो लगातार तलवारों से हमला कर रही थीं। छींटे समय पर बचने में असमर्थ प्रत्युषा की छाती में ब्लेड घुस गया। तलवार से वार किए जाने के बाद प्रत्युषा का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसने मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसका शरीर, जो बेहद कमजोर था, जमीन पर गिरने से पहले अनैच्छिक रूप से लड़खड़ाया। उसे ऐसी हालत में देखकर काले कपड़े पहने हमलावर एक साथ आगे बढ़े। उनके ब्लेड और तलवारें ऊर्जा का एक घातक जाल बना रही थीं। किसी भी क्षण उसकी पत्नी, जो उसके साथ ओरिजिन दुनिया में आई थी, उसकी आंखों के सामने ही मारी जा सकती थी। प्रत्युषा लाल आंखों के साथ विपिन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अपनी 2 उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने काले कपड़े पहने एक व्यक्ति पर हमला किया। जैसे ही स्वर्ग का भाग्य कांप उठा, ऊर्जा का एक उछाल उसकी मेरिडियन के माध्यम से उसकी हथेली में प्रवाहित हुआ। जैसे ही वह वार करने वाला था, उसका शरीर अप्रत्याशित रूप से लड़खड़ा गया और वह अनजाने में सीधे उस छायादार आकृति से टकरा गया। आश्चर्य की बात यह थी कि दुश्मन की भयंकर चालों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मानो वे एक ही आयाम या अंतरिक्ष समय में हों ही नहीं।
यह विपिन ने रुककर महसूस किया कि प्रत्युषा काले कपड़े पहने हमलावर और जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह सब एक सपने की तरह भ्रामक था, वास्तविकता से पूरी तरह से रहित। छोटा सा आंगन गायब हो गया, प्रत्युषा गायब हो गया और काले कपड़े पहने आकृतियां अब नहीं रहीं। जो कुछ बचा था वह था विपिन, जो भाग्य की नदी के पानी में घुटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने जल्दी से अपनी सांस रोकी और सतह पर आने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने ओरिजिन और हॉल मास्टर को पास में खड़े देखा, जो हैरान था और अविश्वास में था। तुम इतनी जल्दी छूट गए। हॉल मास्टर के चेहरे पर हल्की स्वीकृति दिखी। भाग्य की नदी में प्रवेश करने का मतलब आम तौर पर भाग्य के जाल में फंस जाना होता है, जिससे खुद को छुड़ा पाना असंभव होता है। विपिन के लिए स्पष्टता हासिल करना और इतनी तेजी से बच निकलना, भले ही उसकी प्रतिभा उल्लेखनीय न हो, लेकिन उसकी मानसिक दृढ़ता निस्संदेह श्रेष्ठ थी। यह समझते ही हॉल मास्टर के चेहरे पर नरमी आ गई, हालांकि उनकी निगाहें ठंडी बनी रहीं। वरिष्ठ, वास्तव में क्या हो रहा है? विपिन ने हॉल मास्टर के बदलते विचारों से अनजान होकर पूछा। पहले बाहर आओ, फिर मैं समझाऊंगा। हॉल मास्टर ने हल्के इशारे से विपिन को नदी से बाहर खींच लिया। जैसे ही वह बाहर निकला, विपिन को लगा कि उसके पूरे शरीर से भार हट गया है। हालांकि प्रत्युषा की भाग्य नदी का प्रवाह विशेष रूप से मजबूत नहीं था, फिर भी इसने उसे शक्तिहीनता की गहरी भावना से भर दिया। यह भाग्य को देखने की कला है, हॉल मास्टर ने बिना किसी संकोच के समझाया। भाग्य की झलक। विपिन संदेह से भर गया। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। हर किसी का अपना भाग्य होता है। उसकी दिशा पहचान कर कोई भी उसका अवलोकन कर सकता है। उदाहरण के लिए, आम लोग किसी आलसी और निष्क्रिय व्यक्ति या किसी मेहनती और लगन से पढ़ाई करने वाले व्यक्ति का भविष्य आसानी से बता सकते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है। शक्तिशाली लोगों के लिए यह और भी आगे जाता है। वे अपनी चेतना को भाग्य की नदी की विशाल लहरों में प्रक्षेपित कर सकते हैं और उन महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक पा सकते हैं जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं। तो नदी में हमारी स्थिति वर्तमान का प्रतिनिधित्व करती है। सामने वाला भाग भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे पीछे अतीत है। विपिन ने आश्चर्य से पूछा। एकदम सही। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। भाग्य की नदी समय की नदी की तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य से मिलकर बनी है, लेकिन इसे केवल देखा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आपने जो पहले देखा था वह एक दृश्य था जिसे मैंने उसके भाग्य को आपके साथ जोड़कर अनुमान लगाया था। यह एक ऐसा भविष्य है जो निश्चित रूप से घटित होगा। क्या ऐसा निश्चित होगा? विपिन का चेहरा गंभीर हो गया। हॉल मास्टर ने बताया, नदी की नियति चाहे कितनी भी घुमावदार या अशांत क्यों न हो, हमेशा एक पूर्व निर्धारित गंतव्य की ओर बहती है, ठीक वैसे ही जैसे हर नदी अंततः समुद्र में समा जाती है। यह इसका अंतिम बिंदु है। लेकिन रास्ते में अनगिनत परिवर्तन हो सकते हैं। जब आप पहले नदी में प्रवेश करते हैं तो आप इसके प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न होती है।
इससे उसकी नदी की नियति ओरिजिन से भटक गई। भले ही मैं मदद करना चाहता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वह मेरे मार्गदर्शन का पालन करती है। अपने हाथ की एक लहर से हॉल मास्टर ने प्रत्युषा की नदी को मुख्य नदी के भव्य प्रवाह में वापस मिला दिया। तुरंत ऐसा लगा जैसे एक ड्रैगन समुद्र में वापस आ गया हो, स्वतंत्र और अनियंत्रित। हॉल मास्टर ने विस्तार से बताया, नदी में लौटने वाली धाराएं, चाहे कितनी भी लहरें हों, उसका अंतिम मार्ग नहीं बदल सकती। विपिन चुप हो गया। आप पानी की एक बूंद को सूखने से कैसे बचा सकते हैं? इसका जवाब है, उसे समुद्र में मिला दीजिए। नदियां भी वैसी ही हैं। अपनी अलग थलग कमजोरी में एक भी पत्थर या धक्का उन्हें प्यासा कर सकता है, लेकिन एक बार जब वे किसी शक्तिशाली नदी में शामिल हो जाते हैं तो गर्मी या बाधाओं के बावजूद वे अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाते हैं। तुम्हारी प्रतिभा और साधना बहुत कमजोर है। उसके भाग्य को उलझाने से वह खुद को खो देगी और एक ऐसी स्थिति में गिर जाएगी जिससे उबरना मुश्किल है। हॉल मास्टर ने कहा, बस मैंने अपनी बात कह दी है। तुम दोनों के बीच की असमानता देख चुके हो। अगर तुम इस उलझन को जारी रखते हो, भले ही इसका मतलब रोक्सी को मुझसे घृणा करना हो, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। ओरिजिन का स्वर्ग का भाग्य दोष रहित और सुरक्षित रहना चाहिए। तुम उसके साथ जुड़ने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। अगर कोई और होता तो वह इतना समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन विपिन अपनी प्रिय शिष्या का पति था। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और इतना कुछ समझाया। यह उसकी सहनशीलता का प्रमाण था। योग्य है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। विपिन की निगाहों में कोई डर नहीं दिखा। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, हॉल मास्टर ने अपना हाथ हिला दिया। विपिन को लगा कि दुनिया घूम गई है। भाग्य की नदी गायब हो गई और वह वापस आंगन में आ गया। जब वह चला गया तो स्पेस टाइम का रशी हॉल मास्टर के सामने प्रकट हुआ। तुमने उसे भविष्य की झलक दिखाने की अनुमति दी। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने चुपचाप उसके भाग्य को देखा। वह कर्म की अनगिनत सहायक नदियों में उलझा हुआ है, जो सभी भाग्य के दिल में गहराई तक पहुंचती हैं। कनेक्शनों का ऐसा जाल यह सुनिश्चित करता है कि वह कार्य कारण के बोझ तले दब जाएगा और बड़ी सफलता हासिल करने में असमर्थ होगा। अगर प्रत्युषा और सिमर उसके साथ उलझे रहे तो उन्हें भी रसातल में घसीटा जा सकता है। अंतरिक्ष काल के ऋषि ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि ये सहायक नदियां उसकी ताकत का काम कर सकती हैं? उसने सोच समझकर पूछा। सहायक नदियां? हॉल मास्टर ने व्यंग्य किया। सहायक नदियां प्रत्युषा या सिमर के लिए लाभकारी बनने के लिए उन्हें टियर 3 या यहां तक कि टियर 2 भाग्य से जुड़ने की आवश्यकता होगी। क्या आपको सच में लगता है कि उसके जैसे छोटे शहर के किसी व्यक्ति का ऐसे लोगों से संबंध हो सकता है? सपने देखो। सत्य
अंतरिक्ष काल के ऋषि को इस धारणा की मूर्खता का एहसास हुआ और वे हंस पड़े। ऐसा कहकर दोनों ने एक अंतरिक्ष दरार को खोल दिया और तलवार चाकू सेक्ट के मुख्य हॉल में वापस आ गए। जब स्थानिक अवरोध हटा दिया गया तो प्रत्यूषा और सिमर जल्दी से वहां पहुंचे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, विपिन ने सिर हिलाकर उन्हें आश्वस्त किया। विपिन, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शक्तिशाली भाग्य या दुर्जय प्रतिभाओं के बारे में भूल जाओ। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता, सिमर ने दृढ़ता से कहा। बिल्कुल, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक तुम यहां हो दुनिया पूरी है। तुम्हारे बिना किसी भी साधना का क्या मतलब है? प्रत्युषा ने दृढ़ता से सहमति जताई। मूर्ख मत बनो। इन दो वरिष्ठों के साथ रहकर साधना करना तुम्हारे लिए एक बढ़िया अवसर है। उनकी बात काटते हुए विपिन मंद मंद मुस्कुराया। हालांकि उसे लगातार नीचा दिखाया जा रहा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई थी। अगर उसकी परेशानियों से प्रत्युषा या सिमर को खतरा होता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन कोई परंतु नहीं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो और मजबूत बनो। जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली होगे तभी कोई हमें रोक नहीं पाएगा। विपिन ने मानसिक रूप से संदेश दिया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। गुरु शिक्षक महाद्वीप से अब तक की यात्रा करते हुए उन्होंने इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जहां तक विपिन का सवाल है, जब तक उसकी साधना में सुधार नहीं होता हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। इस तरह उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रत्युषा ने हॉल मास्टर को संबोधित करते हुए कहा। मैं विपिन जैसा ही महसूस करता हूं। सिमर ने सिर हिलाया। अच्छा। हॉल मास्टर और स्पेस टाइम के एर्शी ने राहत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनका सबसे बड़ा डर यह था कि महिलाएं विपिन को साथ ले जाने पर अड़ जाएंगी। अब जब मामला सुलझ गया है तो राहत की बात है। आज की घटनाएं अज्ञात ही रहनी चाहिए। भूल जाओ इसके बारे में। अपने हाथ की एक लहर से हॉल मास्टर ने प्रकाश की एक लहर छोड़ी जो बाहर तक फैल गई। भविष्य में आने वाली परेशानियों को रोकने के लिए वह वर्तमान लोगों की यादों को मिटाना चाहता था, लेकिन जैसे ही लहर अमर राजा तक पहुंची वह गायब हो गई। एक शांत आवाज सुनाई दी। माफी चाहता हूं हॉल मास्टर, मेरे शिष्य की यादें मिटाना आपका काम नहीं है। यह दीर्घायु सुप्रीम था। कुछ ही क्षणों बाद अन्य विशेषज्ञों ने भी हस्तक्षेप किया, अपने शिष्यों को बचाया और स्मृति मिटाने वाली लहर को समाप्त किया। रुको, क्या ये सभी तुम्हारे शिष्य हैं? हॉल मास्टर ने हैरानी से पूछा। हाँ। और वे सब यहां कैसे हैं? दीर्घायु सुप्रीम मुस्कुराया। क्योंकि वे विपिन के छात्र हैं। ओह, और उसके जानवर साथी, एक उसका पालतू है और दूसरा उसका घोड़ा है। हॉल मास्टर और सेज दोनों, क्या यह हो सकता है? जो सहायक नदियां आपने देखी, क्या वे वही हैं? एक लंबे विराम के बाद अंतरिक्ष काल का ऋषि अंततः अपनी
विस्मय भरी स्थिति से बाहर आया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। कई सहायक नदियों वाली नदी में वाकई संभावित खतरे हो सकते हैं। हालांकि अगर ये सहायक नदियां थर्ड लेवल पर होती तो वे सिर्फ सहायक नदियां नहीं होती, बल्कि पानी का साम्राज्य होती। यह ओरिजिन हॉल मास्टर भी उतने ही असमंजस में थे। उनके सामने दीर्घायु सर्वोच्च निवाण एल्डर विशेंद्र चंद्रदेव और अन्य खड़े थे। हालांकि उनकी साधना और स्वर्ग के भाग्य पर महारत थोड़ी कम थी, लेकिन हर कोई अपने आप में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसमें अपार शक्ति थी। संयुक्त रूप से वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें कोई हल्के में अपमानित कर सकता था, जिन्हें उन्होंने तुच्छ सहायक नदियां या छोटा जीव समझा था। वे उनके बराबर के ही प्राणी निकले। हम बहुत जल्दबाज थे। ओरिजिन हॉल मास्टर और स्पेस टाइम के ऋषि दोनों ही अवाक रह गए। अगर उन्हें पता होता कि विपिन इतना दुर्जेय है तो वे धमकी देने की हिम्मत नहीं करते। इतने हंगामे के बाद असली जोकर वे खुद ही निकले। फिर भी चाहे किसी के संबंध कितने भी मजबूत क्यों न हो, यदि उनमें ताकत की कमी है तो सब कुछ निरर्थक है। चलो, यह समझते हुए कि अब और रुकने से सिर्फ अपमान ही होगा, ओरिजिन हॉल मास्टर ने संकोच नहीं किया। अपने हाथ की एक लहर से प्रत्युषा को शक्ति की लहर ने घेर लिया और दोनों शून्य में गायब हो गए। अंतरिक्ष समय के ऋषि ने भी ऐसा ही किया और सिमर को अपने साथ ले लिया। हम भी विदा लेंगे। दीर्घायु सुप्रीम ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक एक करके चंद्रदेव, निवाण और अन्य लोग अंतरिक्ष में घुस गए और चले गए। कुछ ही क्षणों में विपिन के स्टूडेंट विक्रम, आकाश, वाणी, दीपक, रोहन, सुभ्रिन शेख, रितिका, नाशक देव, लिटिल चिक, प्रत्युषा और सिमर सभी को ले जाया गया। केवल मोहन, मिताली, राशि और रुद्र ही रह गए। स्वर्ग के भाग्य पर मोहन की महारत ने किसी भी महान शक्ति का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। मिताली और अन्य लोगों के लिए हालांकि विपिन की शिक्षाओं ने उनकी प्रतिभा को औसत से ऊपर उठा दिया था, फिर भी वे सच्चे चमत्कार से बहुत दूर थे। यहाँ तक कि स्वर्ग के भाग्य के बारे में उनकी समझ भी प्रभावित करने में विफल रही। गुरुजी, हमने आपको निराश किया है। मिताली और अन्य लोग शर्मिंदगी से लाल हो गए। उन्होंने कभी खुद को असाधारण समझा था, हर जगह अलग दिखने में सक्षम, लेकिन अपने गुरु के दूसरे शिष्यों से मिलने के बाद उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा हो गया। यहाँ तक कि एक साधारण परीक्षा में भी उन पहले के शिष्यों को शक्तिशाली व्यक्तियों ने छीन लिया, जबकि वे पीछे रह गए। विपिन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, जब तक आप ईमानदारी से साधना करते रहेंगे, तब तक मुझे निराश करने जैसी कोई बात नहीं है। चिंता मत करो गुरुजी, मैं अपने प्रयासों को दोगुना कर दूंगा और अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों की तरह प्रतिभाशाली बनने का प्रयास करूंगा। मिताली ने दृढ़ता से घोषणा की। उसके पिता चले गए थे। मित्तल परिवार का पतन हो चुका था और अब केवल विपिन के मार्गदर्शन में पूरी तरह से साधना के लिए खुद को समर्पित करना बाकी था।
मैं और अधिक मेहनत करूंगी और इतना खिलवाड़ करना बंद कर दूंगी, राशि ने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गंभीरता से झपक रही थीं। वह हमेशा से प्रतिभाशाली थी, लेकिन बहुत ज्यादा चंचल थी। व्हाइट रॉक सिटी में उसने कोई दबाव महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह नहीं बदली तो वह नाशक देव के बराबर भी नहीं हो पाएगी। उसके बड़े भाई बहनों की तो बात ही छोड़िए, मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। रुद्र ने उत्साह से सिर हिलाया। विपिन ने उसे अपना भाग्य चुनने का अवसर दिया था, वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उनका दृढ़ संकल्प देखकर विपिन ने संतोष में सिर हिलाया। इससे उसे रोमा, रेणु विक्रम, आकाश, वाणी, दीपक, रोहन, सुब्रिन, शेख, रितिका और अन्य लोगों की याद आ गई जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी। खोए हुए लेकिन धीरे धीरे दृढ़ होते जा रहे थे। आत्मविश्वास के साथ भविष्य अब पहुंच से बाहर नहीं था। इस बीच आसपास के दर्शक आपस में बड़बड़ाने लगे, क्या हो रहा है, हम यहाँ कैसे पहुंचे, मुझे कुछ पता नहीं। शायद हम डेस्टिनी हॉल में मिशन की तलाश कर रहे थे। ये बात तो सही है, चलो डबरो जाकर देखते हैं। भीड़ में से कई लोग भ्रमित लग रहे थे और जिन हॉल मास्टर ने उनकी यादें मिटा दी थीं, यहां तक कि गजोधर और जालंधर जैसी प्रमुख हस्तियां भी हैरान रह गईं। पूर्व ने गहरी भौहें सिकोड़ी और दूसरी ओर देखा। गेट मास्टर जालंधर, क्या आप मुझे यहां लाए हैं? मुझे याद नहीं है। गजोधर ने अपना सिर खुजलाया, इससे पहले कि उसके दिमाग में कोई विचार आया। रुको, क्या तुम स्वर्ग के भाग्य के आकलन की जांच नहीं कर रहे थे? यह कैसे हुआ? हां, मैं था, लेकिन मैं किसे लाया हूं? जालंधर सोच में डूब गया। जब वे चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अजात शत्रु ने अपना सिर रगड़ा। लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूं। कोई बात नहीं, कम से कम मैं इस परीक्षण के दौरान स्टार रिवर दायरे में तो पहुंच गया। जेनिथ जेनिथ किंगडम में अब कौन मेरी बराबरी कर सकता है? यह देखकर कि सभी लोग महत्वपूर्ण घटनाओं को भूल चुके थे, विपिन ने राहत की सांस ली। मोहन और अन्य लोगों को बुलाकर वह उन्हें वापस अपने घर ले गया। विपिन हाउस लौटकर विपिन सीधे अपने कमरे में चला गया। हालांकि उसने तेजी से प्रगति की थी, फिर भी उसे और अधिक प्रयास करने की जरूरत महसूस हुई, अन्यथा उसे पीछे छूट जाने का डर था। आइए सबसे पहले स्टार रिवर दायरे तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करें। वह दक्ष रैंक के शिखर पर पहुंच चुका था। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया था। टाइडल वेव मोमेंटम स्तर 4, अघोर चाकू स्तर 3 और ईश्वर का पागलपन स्तर 2 की उनकी समझ ठोस थी। फिर भी स्वर्ग का करुणा उनका सबसे कमजोर रहा। विडंबना यह है कि यह उनकी आगे की उन्नति की कुंजी भी थी। आगे बढ़ने से पहले उसे इसे दूसरे चरण तक बढ़ाने की जरूरत थी। स्वर्ग के लाइब्रेरी में अपनी चेतना को विसर्जित करते हुए विपिन ने टाइडल वेव मोमेंटम को देखा, जो विशाल और शक्तिशाली था। फिर भी स्वर्ग की
करुणा के तहत डरा हुआ था, एक कोकून जो खुलने का इंतजार कर रहा था। इसके पार जाने के लिए इसके गहन सिद्धांतों को समझना तथा पर्याप्त मात्रा में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा एकत्रित करना आवश्यक था। जैसे ही उसका मन भावनाओं के जटिल धागों का अनुसरण कर रहा था, एक धुंधली सी स्मृति उभरी। एक पहाड़ की चोटी पर एक उज्ज्वल सुबह अपने ससुर युवराज के पास खड़े होकर उन्होंने याद किया, ओरिजिन दुनिया, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? युवराज ने दूर के आकाश में देखते हुए पूछा। झिझकते हुए विपिन ने उत्तर दिया, हां, नई दुनिया बनाने की सारी शक्ति वहीं से उत्पन्न होती है, लेकिन यह अजीब है, जब तक इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता, ये छिपे हुए खतरे छोड़ देता है जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है। मास्टर शेख ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे कोई और मेरी किस्मत को नियंत्रित कर रहा है, जो किसी भी पल इसे खत्म करने के लिए तैयार है। युवराज के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हारी समझ सही है, ओरिजिन वर्ल्ड वाकई अजीब है। सालों पहले मैं इसकी शक्ति का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति की हथेली के एक वार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। हाल ही में मुझे पता चला है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है और उसने मुझे क्यों निशाना बनाया। इससे पहले कि विपिन और मास्टर शेख आगे कुछ पूछ पाते, युवराज ने अपनी उंगली उनके माथे पर दबा दी, जिससे प्रकाश की किरण निकल गई। मैंने इसका उत्तर तुम्हारी स्मृतियों में सुरक्षित कर दिया है। जब तुम्हारी साधना अपेक्षित स्तर पर पहुंच जाएगी, तब तुम समझ जाओगे। समय से पहले जानने से तुम खतरे में पड़ सकते हो। इसके साथ ही युवराज ओरिजिन दुनिया में गायब हो गया और एक रहस्यमय चेतावनी छोड़ गया। जब आप पहुंचें तो नई दुनिया की शक्तियों का लापरवाही से उपयोग न करें। परिणाम भयानक हो सकते हैं। वर्तमान में वापस आकर विपिन ने अपना सिर हिलाया। स्मृति इतनी खंडित थी कि उसे पूरी तरह से जोड़ना मुश्किल था, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल उन्होंने स्वर्ग के करुणा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। भावनात्मक धागों का इसका नेटवर्क अधिक चमकीला, अधिक मजबूत और अधिक लचीला होता जा रहा था। वह दूसरे चरण तक पहुंचने में सफल हो गया था। फिर भी सफलता अधूरी लग रही थी। पर्याप्त स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता था। दूसरों को ऐसी सफलताओं के लिए केवल हजारों धागों की आवश्यकता थी, लेकिन उसे करोड़ों की आवश्यकता थी। मैंने उनसे पहले संसाधनों के बारे में क्यों नहीं पूछा? विपिन ने निराशा में अपने माथे पर थपकी दी। अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन शायद यही सबसे अच्छा था। इतने सारे लोगों के सामने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा मांगने से संदेह पैदा हो सकता था। फिलहाल वह इससे काम चला लेगा। अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगी। 7 रंगों वाला बादल फूट पड़ा, जो खिले हुए कमलों की तरह आकाश को प्रकाशित करने लगा। अब क्या हो रहा है? विपिन हैरान होकर बाहर निकल गया। उसने कुछ नहीं किया था। सा क्या उसने किया था?